वीरानगढ़ पहुंचकर सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स का पता लगाने का फैसला कर ही चुका था। सिद्धार्थ के मैनेजर मिस्टर बजाज बुरी तरह जख्मी थे। कार हादसे में बेहोश हो जाने के बाद सिद्धार्थ ने गांव वालों की मदद से उन्हें गांव के सरकारी गेस्ट हाउस तक पहुंचाया। उनकी हालत को देखकर उस बूढ़े बाबा ने कहा कि अब यहाँ मौत का तांडव होगा, कोई भी जिंदा नहीं बच पाएगा। जब तक उस हवेली की भूख नहीं मिटती तब तक ये मौत का सिलसिला नहीं थमेगा। सिद्धार्थ जैसे नए जमाने के मॉडर्न और रेशनल थिंकिंग वाले शख्स के लिए इन सब बातों पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किल था, लेकिन वो यकीन कैसे नहीं करता। वो खुद अपनों को खो चुका था। यहां उसके सामने अभी उसके मैनेजर अंकल अपनी जिंदगी और मौत के बीच लड़ाई लड़ रहे थे। मिस्टर बजाज की हालत बद से बदतर होती जा रही थी। उनका बहुत ज्यादा खून बह चुका था। उस गांव की बदकिस्मती ये थी कि वहां पर कोई भी क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं था। एक अनट्रेन्ड डॉक्टर उन्हें अटेंड कर रहा था। वैसे भी उस भूता हमले का इलाज भला कोई डॉक्टर कर भी कैसे सकता है। इस बीच मिस्टर बजाज की बेटी गौरी ने अपने डैडी को उनके मोबाइल पर कॉल किया। उनके मोबाइल पर गौरी का नंबर माई डॉटर नेम डिस्प्ले कर रहा था। जब बार बार कॉल आने लगा तो सिद्धार्थ ने ही उस कॉल को रिसीव कर लिया। मिस्टर बजाज की बेटी गौरी और सिद्धार्थ दोनों एक दूसरे को बचपन से जानते थे। वो दोनों बचपन में साथ साथ खेलकर बड़े हुए थे, लेकिन सिद्धार्थ अपने स्टडीज के लिए विदेश चले जाने के कारण गौरी से काफी सालों से कांटेक्ट में नहीं था। जब सिद्धार्थ ने फोन उठाया तो उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो मिस्टर बजाज की बेटी से क्या बात करे। हेलो डैडी, गौरी ने कहा। हेलो, मैं सिद्धार्थ भारद्वाज बोल रहा हूँ। आई एम सॉरी, मुझे मिस्टर बजाज का फोन नहीं उठाना चाहिए था, लेकिन बात ही कुछ ऐसी थी। सिद्धार्थ ने कहा। सिद्धार्थ, आप? पर मेरे डैडी कहाँ हैं और उनका फोन आपके पास क्यों? गौरी ने हैरान होते हुए पूछा। वो एक्चुअली बात कुछ सीरियस है। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं आपसे क्या कहूँ। आपके डैडी का वीरानगढ़ में खतरनाक कार एक्सीडेंट हो गया है और अगर उन्हें जल्द से जल्द ब्लड क्लॉट वाली मेडिसिन मिल जाती है तो उनकी जान बचाई जा सकती, लेकिन इस गांव में कोई भी केमिस्ट नहीं है और रास्ते पर पेड़ गिर जाने की वजह से वहां से गाड़ियां नहीं गुजर सकती हैं। इसके अलावा इस जगह से निकल पाना हमारे लिए पॉसिबल भी नहीं है। सिद्धार्थ ने कहा। क्या? मेरे मना करने के बावजूद भी डैडी वीरानगढ़ राजस्थान गए थे? वो एक भूतहा जगह है, लेकिन वो अपने बॉस के लिए किसी चीज की परवाह नहीं करते। तुमने शायद मुझे पहचाना नहीं। खैर, मिस्टर बजाज मेरे डैडी हैं। मुझे साफ साफ बताओ, अब उनकी हालत कैसी है? गौरी ने सिद्धार्थ से कहा। अंकल को उन दवाओं की बहुत ज्यादा जरूरत है। मैं खुद भी यहाँ पर अपने मम्मी डैडी को तलाश करने के लिए आया हूँ। वे दोनों भी वीरानगढ़ की भूता हवेली से गायब हो गए। अभी मैं तुम्हें बस इतना ही बता सकता हूँ। सॉरी, मुझे कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, सिद्धार्थ ने गौरी से कहा। सिद्धार्थ ने फोन रखा तभी गांव के लोग सिद्धार्थ के पास आए। पहले से ही भुखमरी के शिकार वे लोग रोते हुए सिद्धार्थ के आगे गिड़गिड़ाते हुए कहने लगे, भगवान को हम पर रहम कब आएगा? ये कहते हुए वो लोग सिद्धार्थ के सामने रोने ही लगते हैं। वे कहते हैं कि गांव के पास फैक्ट्री खुलने से कई सालों बाद उन्हें नया रोजगार मिलने वाला था, लेकिन वहां की उन बुरी ताकतों की वजह से फैक्ट्री में भी आग लग गई। आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं उस फैक्ट्री को दोबारा शुरू करवा दूंगा और जल्द ही मेरी मम्मी डैडी को भी ढूंढ निकालूंगा। जब से मैं इस जगह आया हूं किसी ने मुझसे ठीक से कोई बात तक नहीं की। आप लोग इतने अजीब कैसे हो सकते हो? मेरे डैडी आप सबके लिए जहां वो फैक्ट्री शुरू करने का सोच रहे थे, क्या कोई मुझे बताएगा कि यहां दरअसल ये सब कुछ हो क्या रहा है? सिद्धार्थ ने गांव वालों से कहा, बेटा, इस गांव में तुम्हारा कोई साथ नहीं देने वाला। इस गांव के लोग बहुत डरे, सहमे और मुर्दे के समान हो चुके हैं। इस गांव के लोगों ने बहुत कुछ झेला है। यहाँ हर वक्त लोग
मौत के साए में जीने को मजबूर हैं। गांव वालों के बीच में खड़े बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन बाबा यहां पर कोई भी खुलकर कुछ भी नहीं कहता। सिद्धार्थ ने पूछा, मैंने तुम्हारे पिता को भी लाख समझाया था कि वह यहां आ तो गए हैं, लेकिन उन्हें उस हवेली के बारे में सोचना बंद कर देना चाहिए। लेकिन उन पर तो नए जमाने की सोच हावी थी। इस जगह के नियमों को तोड़कर उन्होंने तबाही को न्योता दिया है। बूढ़े बाबा ने कहा, लेकिन बाबा मेरे पिता का मकसद तो नेक था, फिर भगवान ने उनके साथ ऐसा क्यों किया? सिद्धार्थ ने पूछा। तुम्हारे पिता के साथ जो कुछ हुआ वो भगवान ने नहीं, शैतान ने किया है। क्योंकि जिसने भी यहां की उस भूता हवेली और उस गांव के रहस्य के बारे में कुछ भी कहने की हिम्मत की, उसे अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। तुम्हारे पिता तो उस हवेली को तोड़वाने का सोच रहे थे और फिर वहां रहने चले गए थे। जवाब में बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा यहाँ की वो बुरी आत्माएं आखिर चाहती क्या है? क्या मेरे माता पिता को ढूंढने का कोई उपाय नहीं है? क्या यहाँ लोग ऐसे ही मरते रहेंगे? यह अभिशाप कब खत्म होगा? सिद्धार्थ ने पूछा। यहाँ की आत्माओं के बारे में तो मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बता सकता, लेकिन बस इतना कह सकता हूँ कि यहाँ की उस मनहूस हवेली में कई रहस्य छुपे हुए हैं। अगर कोई उन रहस्यों को समझ लेगा और उन्हें सुलझा लेगा तो हो सकता है ये अभिशाप खत्म हो जाए। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को बताया। सिद्धार्थ ने फैसला किया कि चाहे जो भी हो वो उस हवेली में जरूर जाएगा, अपनी जान पर खेलकर अपने मम्मी डैडी का पता लगाएगा। बाबा मैं इस काम के लिए तैयार हूं, सिद्धार्थ ने कहा। अगर ऐसा है तो ठीक है बेटा, मैं भी तुम्हारे साथ वहां चलूंगा। मुझे मौत का बिल्कुल डर नहीं है, मैं भी उन आत्माओं का सताया हूं, बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ से कहा। जब सिद्धार्थ ने उस भयानक हवेली को देखा तो उसके भी दिल में खौफ घर करने लगा। उस हवेली का सन्नाटा और मनहूसियत भरा माहौल सिद्धार्थ ने अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा था। हवेली में दोबारा से सब तरफ घास और झाड़ियां उग चुकी थी। जमीन पर पेड़ों के अनगिनत सूखे हुए पत्ते बिखरे पड़े थे। वह हवेली अब एक फिर से मकड़ी के जालों से ढक चुकी थी। उसे देखकर कोई नहीं कह सकता था कि उसकी अभी अभी कुछ दिन पहले ही उसकी सफाई करवाई गई थी। हवेली के बाहर लगे पुतले बहुत अजीब और डरावने थे। ऐसा लग रहा था वो बेजान नहीं है। उनके हाथों में तलवारें थी। सिद्धार्थ को ऐसा लग रहा था जैसे वो उसे घूर कर देख रहे थे और कभी भी उस पर हमला कर सकते थे। कुछ पुतले टूटे हुए भी थे और उनकी जंग लगी हुई तलवारें जमीन पर पड़ी हुई थी। जैसे तैसे चैनल गेट खोलकर अंदर पहुंचे सिद्धार्थ की नजर हवेली के उस बड़े से बंद दरवाजे पर पड़ी। उस दरवाजे पर बहुत शानदार नक्काशी की गई थी, लेकिन धूल के कारण कुछ भी साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। हवेली के सारे दूसरे दरवाजे भी बंद दिखाई दे रहे थे। जब तक इस हवेली के सारे दरवाजे नहीं खुल जाते तुम अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते हो, और शायद ऐसा होने के बाद ही गांव वालों को इस अभिशाप से मुक्ति मिल सकती है। सिद्धार्थ के साथ वहां आए उस बूढ़े बाबा ने कहा, बाबा हवेली के अंदर जाने के लिए उन दरवाजों को खोलने का उपाय तो मैं जरूर ढूंढ ही निकालूंगा, सिद्धार्थ ने बूढ़े बाबा से कहा। बूढ़े बाबा ने सिद्धार्थ को एक और बात बताई थी कि उसे इस काम को रात होने से पहले ही करना होगा। रात के अंधेरे में वे बुरी शक्तियां बहुत घातक हो जाया करती थी। सिद्धार्थ ने बारीकी से चारों तरफ से हवेली का मुआयना करना शुरू कर दिया। चैनल गेट के पास हल्दी कुमकुम लगे हुए सूखे नींबू पड़े हुए थे और अजीब सा
छोटे छोटे पुतले चैनल गेट पर लगे हुए थे। उनमें कुछ कीले गड़े हुए थे। उस हवेली की बनावट बहुत शानदार लेकिन अजीब थी। पीछे की तरफ जानवरों की कुछ हड्डियां पड़ी हुई थी। कहीं कहीं सूखे खून के धब्बे दिखाई दे रहे थे। हवेली के सबसे बड़े दरवाजे पर गौर से देखने के बाद उसे यह महसूस हुआ कि उस दरवाजे पर कुछ लिखा हुआ था, लेकिन यहां पर ये अक्षर कैसे आ गए? ये यहां किसने लिखा होगा? इनका क्या मतलब हो सकता है? सिद्धार्थ उन अक्षरों को देखकर हैरान हो गया। उसने एक पत्थर उठाकर उन अक्षरों को ठीक से कुरेदना शुरू कर दिया। उस पर एंशिएंट संस्कृत लैंग्वेज में एक सेंटेंस लिखा हुआ था। सिद्धार्थ को एंशिएंट संस्कृत की इतनी समझ नहीं थी, इसलिए उसने उस गूगल ट्रांसलेटर के जरिए उसे हिंदी में ट्रांसलेट करने की कोशिश की। लेकिन ना तो उसे गूगल ट्रांसलेट कर सकता था और ना ही ठीक तरह से इंटरनेट कनेक्टिविटी थी। लेकिन उसे कुछ शब्दों का मतलब थोड़ा थोड़ा समझ आ रहा था, जैसे दरवाजा, पेड़, जड़। सिद्धार्थ कंफ्यूज्ड हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसे में उसे क्या करना चाहिए। वो अंदाजा लगाता है कि उसे किसी पेड़ को अंधेरा होने से पहले ही जड़ से काटना होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि वहां आसपास तो बहुत सारे पेड़ थे। इतने सारे पेड़ों में से सेंटेंस के अकॉर्डिंग मुझे किस पेड़ को काटना चाहिए? सिद्धार्थ ने अपने आप से पूछा। उसके ऐसा कहते ही उसके दाहिने तरफ लगा हुआ एक मोटा सा पेड़ अजीब तरह से हिलने लगा। वहां अचानक जोर से हवा चलने लगी और हवा के साथ किसी के गुजरने की आवाज आने लगी। ये सब क्या होने लगा था? इससे पहले कि सिद्धार्थ उस हलचल के पीछे की वजह को समझ पाता, उस पेड़ की एक डाली जोर से हिली और उसने सिद्धार्थ को बहुत जोर से हिट किया। सिद्धार्थ बहुत दूर जाकर गिरा। गिरने की वजह से सिद्धार्थ के सिर पर चोट लग गई थी। उसका माथा घूमने लगा था। वो बूढ़ा आदमी वहां से भागा और सिद्धार्थ से कहा, खुद को बचाओ, खुद को बचाओ। वो कोई आम दरख्त नहीं था, वो सिद्धार्थ के खून का प्यासा था। अचानक इस बदले माहौल की वजह से सिद्धार्थ का दिमाग काम नहीं कर पा रहा था। वो एक पुराना बरगद का पेड़ था। अपनी डाल से हमला करने के बाद उसने सिद्धार्थ को संभलने का मौका तक नहीं दिया और उसकी जड़ों ने सिद्धार्थ के पैर को जकड़ लिया। सिद्धार्थ ने जैसे तैसे वहां पड़ी एक जंग लगी तलवार से उसकी जड़ों को काटना शुरू कर दिया, लेकिन घायल होने की वजह से अब उसमें ताकत नहीं रह गई थी और दर्द के मारे उसका बुरा हाल था। एक बार तो उस पेड़ की जड़ों ने उसके गले को ऐसा कसकर जकड़ लिया कि मानो उसकी जान लेने के बाद ही उसे छोड़ेगी। लेकिन सिद्धार्थ ने हिम्मत नहीं हारी। उस तलवार के एक ही वार से उसने एक बार फिर उस जड़ को काट दिया। जब वो जड़ों से लड़ाई कर रहा था, ठीक उसी वक्त उस पेड़ से एक बहुत मोटी डाल टूटकर उसके ऊपर गिरने लगी। सिद्धार्थ इस बात से अनजान था और ठीक उसी वक्त किसी लड़की ने उसे पकड़कर खींच लिया। वो लड़की कौन थी? किसने ऐन मौके पर सिद्धार्थ की जान बचा ली? कोई लड़की इतनी खौफनाक जगह पर कैसे आ सकती है? और क्या सिद्धार्थ उस जंग लगी तलवार से उस पेड़ का मुकाबला कर पाएगा? वो इतने मोटे पेड़ को कैसे काटेगा? ऐसी हालत में सिद्धार्थ अपने पेरेंट्स को कैसे बचा पाएगा? या फिर ये सिद्धार्थ की जिंदगी का आखिरी दिन होगा? जानने के लिए सुनते रहिए